हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुमीट पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10 का थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जो आइए जान लेते हैं उसके बारे में। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या गिवन है। थर्ड चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले सबसे पहले हम जैसा कि हर बार करते हैं मतलब जान लेते हैं टॉपिक का। हमारा मतलब क्या है? लीनियर लीनियर का मतलब होता है वन। जिस इक्वेशन की हमारी डिग्री क्या होती है? वन। जिस इक्वेशन की डिग्री वन होती है उसे क्या कहते हैं? हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर के अंदर हमें दो इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर हमारे क्या होंगे? दो पोलिनोमियल्स और दो ही हमारी इक्वेशंस होगी जिसके हमें क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन इक्वल टू 0। ये ऐसे करके कुछ दिया होगा, हमें इनके क्या निकालने पड़ेंगे? हमें रूट्स। इनके रूट्स निकालने को बोलेगा। अलग अलग मेथड से स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और सीधी स्टेटमेंट भी दे रखी है उसे भी हमें देखने के मिलेंगे। अब इस रेशियो को कई बार कंपेयर किया जाता है। अब उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स होते हैं वो दो स्टेटमेंट में होते हैं, एक ज्योमेट्रिकली और एक अलजेब्रिकल। एक जो हमारा होता है जियोमेट्रिक, एक होता है हमारा अलजेब्रिक। अलजेब्रिक के अंदर हम अपने वेरिएबल्स यूज करते हैं। ज्योमेट्री के अंदर हम ग्राफ से हमारी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे 10th तक तो हमारे यही काम आते हैं। आगे हमें ग्राफ से इक्वेशन बनानी होती है। ऐसा कुछ ही आता है ज्योमेट्री के तरीके से। आगे हमें जो हमारा मतलब कैलकुलेशन है वो हमारी कम हो जाती है। यानी कि टेंथ प्लस टू के बाद हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम दो की बात करेंगे, अलजेब्रिक और ग्राफिक से। अब इन मेथड से हमें क्या होता है हमें ये जान लेते हैं। दो इक्वेशंस की होगी, दो वेरिएबल की। इस चैप्टर के अंदर हमें दो इक्वेशन देखने को मिलेगी, उनके हमें क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। ठीक है। तो बात कर लेते हैं भाई इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या है। अब दो इक्वेशंस हमें मिलेंगी, इनके निकालने पड़ेंगे हमें रूट्स। तो देखो, ग्राफिकल और अलजेब्रिकल दो मेथड होते हैं, ग्राफ से और इससे। अब ग्राफ से हमें कैसे पता चलता है? ग्राफ के अंदर तीन टर्म आती है, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट या इनकंसिस्टेंट, और तीसरा आती है हमारा, बोल सकते हैं हम कि इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, नॉन कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। डिपेंडेंट होता है एक, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, या हमारी नो सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं हम हमारे पैरेलल लाइंस। ये वर्ड बड़े इजी है लेकिन इनका मतलब बहुत अजीब अजीब से है। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब जिस इक्वेशन के अंदर, ग्राफ के अंदर हमारी एक, अब ये हमारा ग्राफ होगा, अगर यहाँ पे हमारी वैल्यूज टच करती है इस ग्राफ के अंदर तो हमारा कंसिस्टेंट यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब ये बात कर रहे हैं हम ग्राफिक मेथड से। अगर ग्राफ्स में दो लाइनें होती है इक्वेशन की, दो इक्वेशन की दो वेरिएबल के अंदर जो दो लाइनें होती है, लाइंस रे और लाइन सेगमेंट, ये तीनों चीज अलग अलग है। लाइंस रे और लाइन सेगमेंट। लाइन, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों तरफ बढ़ती जाती है। रे एक पॉइंट से शुरू होकर आगे तक बढ़ती जाती है, इसका एक एंड पॉइंट होता है। यानी कि इसकी भी लेंथ निश्चय नहीं है, इसकी भी लेंथ निश्चय नहीं है। हमारी जो लाइन सेगमेंट बच गई, इसकी लेंथ हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है। इनकी लेंथ कोई फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है भाई। ठीक है। अब हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि दो लाइंस होती है, अगर वो आपस में एक पॉइंट पर टच करती है उसे बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि जो दो लाइंस है
जिस पॉइंट पे टच करती है सिर्फ वो ही वेरिएबल्स की क्या होगी, वैल्यू। और जो इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल हमें गिवन है, जिस पॉइंट पे वो लाइन टच करती है वो ही उसकी क्या होगी, वैल्यूज होगी। उसके अलावा उस इक्वेशन को कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब दूसरा बात कर लेते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी कि दो लाइंस क्या होती है हमारी, एक लाइन के ऊपर हमारी कभी कभी लाइन चली जाती है, यानी कि जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि जो लाइन, एक लाइन के ऊपर लाइन होती है उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसको हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट। इसको कंसिस्टेंट ही बोलेंगे या नॉन कंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट, अब बात कर लेते हैं इनकंसिस्टेंट की। किसकी बात कर लेते हैं, इनकंसिस्टेंट। जो दो लाइंस अगर क्या हो, पैरेलल हो, दो लाइन अगर पैरेलल होती है वो क्या होती है हमारी, इनकंसिस्टेंट लाइन। इनकंसिस्टेंट लाइन के अंदर जो हमारे वेरिएबल होते हैं उनके हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलते ग्राफ्स के अंदर, क्योंकि जो दो लाइंस है वो ग्राफ्स के ऊपर आपस में नहीं टकराती, जिसकी वजह से हमें उनके क्या नहीं मिलते, सॉल्यूशन नहीं मिलते। ठीक है यहां तक। अब आगे बात कर ले, ये तो बात थी हमारी ग्राफिक मेथड की। अगली बात कर लेते हैं अलजेब्रिक मेथड से। अब ये मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इन वेरिएबल्स की क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, और इनके क्या चाहिए हमें, रूट्स। दो मेथड होते हैं रूट निकालने के, या तो हम क्या निकालें, फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये दोनों, ये दो चीजों से हम रूट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने बात कर ली ग्राफिक्स की, जो हमारे ग्राफ होते हैं उससे हम रूट कैसे निकालते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अलजेब्रिक की, अलजेब्रा की। अब अलजेब्रिक के अंदर हमें ये इक्वेशन, ये वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। हमें कैसे पता, ये तो हमारी इक्वेशन होगी अपने पास, ये क्या होगी, इक्वेशन, ये क्या होगी, इक्वेशंस, और इनके हमें क्या निकालने पड़ेंगे, वेरिएबल्स। ठीक है। अब हमें वेरिएबल्स दिए होंगे, इनके हमें क्या चाहिए, वैल्यूज। अब अलजेब्रा तरीके से तीन मेथड होते हैं निकालने का। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा हमारा मेथड बच गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। अब इस चैप्टर में हमारे अलजेब्रिक तरीके से हमें तीन इक्वेशंस गिवन हो, दो इक्वेशन गिवन होगी, ये तीन मेथड गिवन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है। देखो ये तो हमारा एक पूरा टॉपिक बन जाता है, इसका फॉर्मूला है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करें। जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना तब ये मेथड समझ में आएगा। सबसे ज्यादा और सबसे लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस हमारा ये है एलिमिनेशन, सबसे जरूरी। कंपटीशन में सबसे ज्यादा मेथड यूज किया जाता है तो वो है एलिमिनेशन मेथड। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, दो इक्वेशंस गिवन होगी, दो इक्वेशंस गिवन होगी, उसके अंदर से हमें दो, अब दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये अपने पास क्या है, ये क्या है, दो इक्वेशंस है। इसमें x और y हमारे क्या है, वेरिएबल है। अब यहां से x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस का y। अब फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आती है हमारे पास 3 माइनस में y, ये यहाँ पे प्लस का इधर जाके माइनस का। ठीक है। अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यानी कि इस x की वैल्यू को 3 माइनस वाई को मैं यहां रख दूंगा। तो एक, कोई भी दो इक्वेशन में से, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे के अंदर पुट करना, वो मेथड हमारा कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड की। ये तो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड की। देखो ये एलिमिनेशन, एलिमिनेट
एलिमिनेशन, ये बना है एलिमिनेट, यानी कि एक चीज को हमें क्या करना है, हटाना है। वही इक्वेशन दोबारा ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस का 3y इक्वल टू क्या था 7। या कुछ चेंज होगी देखो, यहां से हम x को क्या बना सकता हूं 2, इन दोनों कोएफिशिएंट को क्या करना होता है सेम, या तो एक को काट दो या y को सेम बना लो। तो आपको सबसे आगे वाला सेम बना लेते हैं। 2 को अकेले x से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करनी है किससे 2 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, आगे वाले दोनों कोएफिशिएंट सेम होंगे, दोनों इक्वेशन में से माइनस करने पर हमारा एक वेरिएबल हट जाएगा और ये इक्वेशन एक वेरिएबल के अंदर आ जाएगी और उससे हमारे रूट निकालने क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ रेशियोज गिवन है इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कुछ रेशियोज गिवन है, उसकी बात कर लेते हैं। हमें दो इक्वेशन दी हुई है, उनको कंपेयर करके रेशियोज गिवन है हमें, वो क्या है वो जान लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, यहां से सीधे एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं रेशियो के अंदर से, रेशियो के अंदर से सीधे एमसीक्यू पूछे जाते हैं पेपर के अंदर कि a1 बाय b2 अगर नॉट इक्वल टू है b1 बाय b2 के, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखो बाकी ये अब इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे कहानी हमें समझ आती जाएगी। देखो अब अपने पास a1x प्लस b1y प्लस का c इक्वल टू क्या है 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2, ये c1 था ये c2 इक्वल टू क्या है 0। ये हमारी दो क्या है अपने पास इक्वेशन है, ये दो क्या है इक्वेशन, ये दो अपने पास क्या है इक्वेशन है। अब इनके रेशियोज को कंपेयर किया गया है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। ये क्या होगा, ये रेशियोज हमारे कौन से मेथड में काम आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। जो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला है वो यहां से रेशियो से उठा के बनाया गया है। देखो a1 बाय a2 अगर नॉट इक्वल है b1 बाय b2 के, अगर a1 बाय a2 का रेशियो इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। या लाइंस हमारी कौन सी होगी, लाइन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जो दो लाइंस होगी ग्राफ के अंदर वो एक पॉइंट में कट करती होगी, यानी कि ये लाइंस है इंटरसेक्टिंग है एक पॉइंट पे, ये हमारा क्या होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि जो वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी, वेरिएबल्स की वैल्यूज आएगी वो यहां से सिर्फ क्या आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी, उस इक्वेशन की सिर्फ फिक्स वैल्यू हो सकती है। अगर ये रेशियो a1 बाय a2 अगर इक्वल नहीं है b1 बाय b2 के, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के और नॉट इक्वल है c1 बाय c2 के, तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। यानी कि कौन सी लाइंस होगी हमारी, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, या हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, अब तीसरा बात कर लेते हैं, अगर ये तीनों ही आपस में इक्वल हो तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ये तीनों ही आपस में इक्वल हो जाते हैं, इन तीनों का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, तो वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन, यानी कि कौन सा सॉल्यूशन होगा हमारा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उस इक्वेशन के क्या निकलेगी, बहुत सारी वैल्यू निकलेगी अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये तीन रेशियो नहीं है, ये अपने आप में तीन क्वेश्चन है जो यहाँ से सीधे एमसीक्यू के तौर पे पूछे जाते हैं। तो ये इस चैप्टर में ध्यान रखने वाली बात थी। तो अब इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज जो है वो बड़ी जरूरी है, वो यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर। अब दो केसेस आते हैं बोट एंड स्ट्रीम का, एक आता है ट्रेन का, ट्रेन एंड बस का। बस और ट्रेन का जो सिस्टम है या बस और कार का है वो इससे इजी है बोट एंड स्ट्रीम से। बोट एंड स्ट्रीम का और ट्रेन वाला जान लेते हैं।
ये कंसेप्ट है अपने आप में एक, दोनों ही कॉन्सेप्ट है अपने आप में, एक ट्रेन वाला और एक बोट एंड स्ट्रीम का, बस एंड ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। देखो, एक चालक अपनी स्पीड से नीचे जा रहा है तो वो कितनी देर में पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोट एंड स्ट्रीम के, तो ये कंफ्यूजन है। देखो, बोट एंड स्ट्रीम का केस हम पता कर लेते हैं, ट्रेन का एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के अंदर ही समझ लेंगे। बोट एंड स्ट्रीम का देखो, बोट एंड स्ट्रीम, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, ये सारा कॉन्सेप्ट टाइम के ऊपर, हमारा टाइम या तो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, इन दो ही बातों को हमें ध्यान में रखना है। या तो क्या होगी हमारी डाउनस्ट्रीम, या क्या होगी हमारी अपस्ट्रीम, या तो क्या होगी अपस्ट्रीम या क्या होगी डाउनस्ट्रीम। ये दो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं, बहुत ही जरूरी है। देखो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम, हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है हमारी, स्पीड इनटू में टाइम। अब मान लो मैं किसी बोट में बैठा हूं और पानी की तरफ जा रहा हूं, पानी की तरफ जा रहा हूं, यानी कि कौन सी स्ट्रीम है हमारी, डाउन स्ट्रीम है। अगर इस तरफ नदी का बहाव है और मैं इसी तरफ जा रहा हूं बोट के अंदर, ये हमारी क्या है, स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम का बहाव भी इस साइड है और मैं स्ट्रीम की साइड के जा रहा हूं, तो हम मेरी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर क्या होगी, स्पीड ज्यादा, तो टाइम हमेशा क्या लगता है, कम लगता है। अगर स्पीड हमारी ज्यादा होती है और टाइम क्या लगता है, हमेशा कम। अब बात कर लेते हैं अपस्ट्रीम की। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस क्वेश्चन के अंदर यूज होता है। अब हमसे टाइम पूछ लिया जाता है या स्पीड पूछ ली जाती है, ज्यादातर टाइम नहीं पूछते इस क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ या तो बोट की पूछेगा या स्पीड किसकी पूछेगा, स्ट्रीम की। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो, अगर अपस्ट्रीम नदी की बहारा यानी कि स्ट्रीम, स्ट्रीम की पोजीशन यानी कि स्ट्रीम किस साइड, नदी किस साइड बह रही है, इस साइड, और आप इसके उल्टा जा रहे हैं, तो हमारा टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। टाइम ज्यादा कब लगती है, ये इसके अपोजिट, ये क्या है, बोट, ये क्या है हमारी स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम की मतलब स्ट्रीम का बहाव इस साइड है और आप ऐसे जा रहे हैं, तो हमें टाइम ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा कब लगता है, जब हम पापा चलते हैं, पापा यानी धीरे धीरे चलते हैं, मतलब क्या होगा, हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी। हमारी अगर स्पीड कम होती है तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड अगर ज्यादा होती है तो टाइम क्या लगता है, कम। इसमें दो स्पीड होती है, एक स्ट्रीम की स्पीड, देखो दो केसेस होते हैं, एक तो होता है हमारा स्पीड ऑफ बोट, एक होता है हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दो चीजें होती हैं, इसको मान लेते हैं एक बार के लिए x और इसको मान लेते हैं एक बार के लिए y। हमारी इक्वेशंस कौन सी है, टू वेरिएबल के अंदर कहानी चल रही है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें दो वेरिएबल लेके चलने पड़ेंगे, x और y। स्पीड ऑफ बोट की क्या मान ली, x, स्पीड और स्ट्रीम की क्या मान ली हमने, y मान ली। अब डाउन स्ट्रीम के अंदर अगर हमारा टाइम क्या लगता है, कम, तो क्यों लगता है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, ज्यादा। स्पीड ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि टाइम हमारा क्या लगता है, कम। हम जिस साइड जा रहे हैं बोट लेकर, उसी साइड बोट स्ट्रीम की क्या होता है, भाव होता है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस में स्पीड ऑफ हमारी जो डाउन स्ट्रीम का केस है, वो स्पीड किसकी होती है, दोनों केस के अंदर दोनों स्पीड क्या जुड़ जाती है, दोनों केस के अंदर दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, किसके अंदर, डाउन स्ट्रीम के अंदर। और अप स्ट्रीम के अंदर बोट की जो अपनी स्पीड होगी वो कम होगी, किससे, स्ट्रीम की। स्ट्रीम की स्पीड हमारी ज्यादा होगी और बोट की क्या होगी, कम, यानी कि x माइनस का y। ये कौन से केस में आता है, अपस्ट्रीम के अंदर। अपस्ट्रीम के केस में दोनों स्पीड, दोनों क्या हो जाती है, स्पीड
कम हो जाती है और दोनों स्पीड किसकी केस के अंदर जुड़ती है, हमारी डाउनस्ट्रीम के अंदर। ये हमारी कहानी थी इस चैप्टर की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे और उसमें हम सारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस की जिक्र करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।